नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी हमारे द्वारा आपको मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी इस हमारे द्वारा दिए गए मैटर का बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए, आप सभी जानते हैं कि हम इस समय मुगल काल में हुमायूं को पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने हुमायूं के बारे में बताई, जैसे कि हुमायूं के अभियान कौन से थे। पहले हमने स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में पहले आपको मैं हुमायूं ने किस तरीके से अपनी लाइफ में संघर्ष किया और कैसे संघर्ष करते हुए एक दिन जो है उसके पास समस्त साम्राज्य होता है। एटलीस्ट एक दिन ऐसा आता है कि वो साम्राज्य विहीन हो जाता है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के होने के बावजूद भी वो जो है उनका बहुत बहादुरी से सामना करता है और एक दिन पुनः जो है मुगल साम्राज्य को पाने में जो है सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, और इसके बाद में हुमायूं के अभियानों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया, यानी कि कल तक हुमायूं के अभियान के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था। और कल मेन चीज़ हमने आपको बताया था कि इनका जो हुमायूं का मकबरा था वो कहाँ पर था, वो दिल्ली में बनाया गया था। उनकी पत्नी हाजी बेगम ने उनको उनके मृत्यु के बाद इनके मकबरे का निर्माण कराया, जिसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं, तो महबूबा, एक वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश के नाम से भी इनके मकबरे को जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने हुमायूं के मकबरे की बात की। आपको आंसर देना है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है। ठीक है, हम आपको आंसर क्या देना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है। ओके, कहाँ पर बनाया गया था। तो चलिए, ये था, यानी कि कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। ये बातें हम छोड़िए, अब आज की बात है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हुमायूं की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। तो हुमायूं की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, सांस्कृतिक उपलब्धि के अंतर्गत आता है उसने क्या क्या किया, कौन कौन से जो है इसके समय पर कौन सी पुस्तकें लिखी गई, कौन से इस समय स्थापत्य का निर्माण कराया गया, इसके दरबारी कवि कौन थे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ओके, यानी कि उसके दरबार में उस समय कौन कौन सी प्रचलन में चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम हुमायूं की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में अगर हम बात करें तो इसने अपने समय में तबल ए अदल चलाया था। क्या? तबल ए अदल। तबल ए अदल ये शब्द आता है, तो तब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये तबल ए अदल क्या है। तो ये तबल ए अदल लोक शिकायतों से संबंधित था। ये शब्द किससे संबंधित था? जनता के लिए लोक शिकायतों से संबंधित था, और इसके अंतर्गत बादशाह तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हुमायूं ने तबल ए अदल की शुरुआत की थी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है तबल ए अदल। आपसे पूछ लेगा कि ये तबल ए अदल क्या है, तो ये शिकायतों से संबंधित विभाग था। ओके, यानी कि जनता डायरेक्ट बादशाह तक पहुंच करके अपनी बातों को बादशाह को बता सके। ठीक है, अब इसके बाद में हुमायूं की विशेषता क्या थी कि ये ग्रह नक्षत्रों पर बहुत विश्वास करता था। किस पर? ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास करता था, और इन्हीं के आधार पर हुमायूं जो है 7 दिन 7 रंगों के वस्त्रों को पहनता था। इतना इसको विश्वास था, राशियों पर बहुत विश्वास था। तो इसी के अनुसार इसने एक दिन निर्धारित किया था कि सोमवार को किस कलर के वस्त्र पहनेगा, मंगलवार को किस कलर के वस्त्र पहनेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका ये जो है ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर इसने 7 दिनों के जो है रंग निर्धारित किए थे अपने। ओके, फिर इसने एक कोड का प्रचलन कराया जिसको उलक बाचा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते हैं? उलक बाचा के नाम से। उलक बाचा आपसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उलक बाचा क्या है? अगर आपने पता है तो आप आंसर देने में सक्षम होंगे। ये क्या है? उलक बाचा हुमायूं द्वारा प्रचलित कराया गया कोड, जिसको क्या कहते थे? उलक बाचा के नाम से जानते थे। अब इसके बाद में बात करते हैं हुमायूं की श्रेणी, हुमायूं के
अमीरों की कैटेगरी में। तो अगर हम हुमायूं के अमीरों की कैटेगरी की बात करते हैं तो हुमायूं ने अमीरों की कैटेगरी को 3 भागों में विभाजित किया हुआ था। वो कौन कौन सी थी? पहले थी अदल ए दौलत, इसके अंतर्गत राज परिवार के लोग आते थे और इसका प्रमुख कौन हुआ करता था? हिंदू बेग हुआ करता था। दूसरी श्रेणी आती थी, दूसरी कैटेगरी आती थी जिसको इसने डिवाइड किया हुआ था अहल ए सादात, इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते थे? शेख, दार्शनिक और काजी आते थे। और इसके अगर प्रमुख की बात करें तो इसका प्रमुख कौन होता था? तो इसका प्रमुख फरगरी होता था। ओके, फिर इसके बाद में तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? अहल ए मुराद। इस अहल ए मुराद विभाग के अंतर्गत संगीतज्ञ भी शामिल होते थे और इन सबों के लिए इन्होंने क्या किया था? एक दिन भी निर्धारित किया था कि कौन कौन से दिन में जो है इन अदल ए दौलत के अंतर्गत जो सदस्य आते हैं उनसे किस दिन वो भेंट करेगा। तो उसके लिए दिन निर्धारित किया हुआ था रविवार और मंगलवार, यानी कि रविवार और मंगलवार का दिन निर्धारित किया था किसके लिए? जो लोग अदल ए दौलत कैटेगरी के अंतर्गत आते थे ये लोग जो है रविवार और मंगलवार को मिल सकते थे हुमायूं से। इसके बाद में अहल ए सादात, ये इसके प्रमुख कौन थे? तो इसके प्रमुख थे फरगरी और इनको अलाउ किस दिन किया हुआ था? शनिवार और बृहस्पतिवार, यानी कि 2 दिन इन लोगों को भी टाइम दिया था कि आप बादशाह से जो है मिल सकते हैं। इसके बाद में अहल ए मुराद आते हैं। अहल ए मुराद के अंतर्गत जो है संगीतज्ञ शामिल होते थे। इनको जो है सोमवार और बुधवार 2 दिन निर्धारित किया हुआ था जो कि बादशाह से मिल करके अपनी समस्याओं को सुलझा सकते थे। ओके, तो इस तरह से इन्होंने यानी कि हुमायूं ने अमीरों की कैटेगरी को डिवाइड कर रखा था। अब इसके बाद में इनकी उपलब्धि एक और थी कि इन्होंने 1553 ईस्वी में दीन ए पनाह नगर की स्थापना की थी और इसी दीन ए पनाह नगर में इन्होंने शेर ए मंडप नामक पुस्तकालय बनवाया था। कहाँ पर? दीन ए पनाह नगर की स्थापना किया था, यहीं पर शेर ए मंडपम नामक पुस्तकालय का निर्माण किया हुआ था और ये वही पुस्तकालय है जहाँ से हुमायूं लड़खड़ा करके गिर जाता है और वहीं पर उनकी लड़खड़ाते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो इस तरह से क्या था, इन्होंने दीन ए पनाह नगर की स्थापना की। अगर हम इनके जो प्रमुख अमीर के बारे में बात करें कि इनका प्रमुख कौन था, तो इनका प्रमुख था अमीर उवैस मोहम्मद। कौन था? अमीर उवैस मोहम्मद था और ज्योतिष के आधार पर इन्होंने एक मुकुट तैयार करवाया हुआ था। आपको मैंने पहले ही बताया ना कि इनको राशियों पर बहुत विश्वास था, ज्योतिष विद्या पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, नक्षत्र विद्या पर बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ करता था। तो इसी के आधार पर, ज्योतिष विद्या के आधार पर इन्होंने क्या कराया था? एक मुकुट का निर्माण करवाया था जिसका नाम क्या था? ताज ए इज्जत। ठीक है, क्या नाम था? ताज ए इज्जत। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, ताज ए इज्जत क्या था? आपका आंसर होगा हुमायूं द्वारा तैयार कराया गया ज्योतिष विद्या के आधार पर तैयार कराया गया मुकुट क्या कहलाता था? ताज ए इज्जत कहलाता था। ओके, अब इसके बाद में इसने मीना बाजार को भी जो है स्थापित कराया। ये मीना बाजार नौकाओं पर बाजार लगाने की प्रणाली थी, यानी कि ये बाजार किस पे होती थी? नौकाओं पर लगाई जाती थी, नावों पर लगाई जाती थी। तो इसको किस नाम से जानते थे? मीना बाजार के नाम से जानते थे। इसके बाद में इनके समय पर एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, वो कौन सा है? कस्त्रे रवा। क्या है? कस्त्रे रवा। ये क्या था? तो ये था चलता फिरता लकड़ी का महल जिसको जो है हुमायूं ने बनवाया था। क्या नाम था इसका? कस्त्रे रवा। ये चलता फिरता लकड़ी का महल था जिसमें जो है हुमायूं के जो समय में ये बहुत बड़ी महानतम उपलब्धि क्या थी? कस्त्रे रवा। ओके, इन्होंने इसकी स्थापना करवाई। अब बात आती है सूफी संत। इनके जो है एक थे सूफी संत कद्दुस अहमद गंगोही। इन्होंने मकबरा बनवाया था।
किसका? सूफी संत अब्द अहमद कद्दुस अहमद गंगोही का इन्होंने मकबरा बनवाया था। और कहते हैं मकबरा तो बनाया ही था, इनसे वार्ता करने भी गए थे। कौन? हुमायूं। हुमायूं इनसे वार्ता करने भी गए थे। कद्दुस अहमद गंगोही से इनका मकबरा बनवाया, इनसे जो है वार्ता करने भी गए। यानी कि कहने का मतलब है कि सूफी संतों में इनका बहुत विश्वास था और इन पर ये बहुत विश्वास करते थे, किंतु इनका मकबरा बनवाया, इनसे वार्ता करने भी गए, फिर भी इन्होंने इस पर यानी कि हुमायूं पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगाया। किसने? कद्दुस अहमद गंगोही ने। ठीक है, यानी कि जिसके बारे में ये काम कर रहे हैं, जिसका मकबरा बनवा रहे हैं, उनसे बात करने के लिए उनके निवास स्थान पर जा रहे हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने इस पर आरोप लगाया कि हुमायूं एक इस्लाम विरोधी शासक है। इस तरीके का इन पर जो है आरोप लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में मौलाना इलियास शाह ताहिर नक्षत्र विज्ञानी और खगोल शास्त्री जो है मौलाना इलियास शाह ताहिर नक्षत्र विज्ञानी इनके दरबार में रहते थे। ओके, कौन रहता था? मौलाना नक्षत्र। अगर बात करता है कि इनके दरबार पर कौन नक्षत्र विज्ञानी कौन रहते थे, तो मौलाना इलियास और इसके साथ में शाह ताहिर, इन लोगों को नक्षत्रों का ज्ञान था, ये इनके दरबार में रहा करते थे। ओके, फिर इसके बाद एक ऐसे जो है खगोल शास्त्री आते हैं जो कि हुमायूं के दरबार में भी रहते हैं और अकबर के भी समय पर रहते हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुल्ला चांद। मुल्ला चांद जो है क्या करते हैं? ये एक खगोल शास्त्री होते हैं और खगोल शास्त्री होने के साथ साथ में इनकी विशेषता ये होती है कि ये हुमायूं के भी दरबार में रहते हैं और अकबर के भी दरबार में रहते हैं। ओके, फिर इसके बाद में ये इनके दरबार में रहते ही थे और इन्होंने एक नई प्रथा की शुरुआत कराई अपने दरबार में। वो कौन सी थी? तो मुगल दरबार में सर्वप्रथम कोर्निस एवं तस्लीम की शुरुआत हुमायूं ने की थी। ओके, किसकी की थी? कोर्निस एवं तस्लीम की शुरुआत हुमायूं ने की थी। इसके बावजूद इसने अपने दरबार पर नवरोज की शुरुआत भी किया था और ये तुलादान भी करवाता था। ओके, नवरोज तो करवाया ही इसने अपने दरबार में प्रारंभ करवाया, किंतु इसके बावजूद तुलादान भी करवाता था। तो नवरोज मुगल काल में नवरोज अपने दरबार में कौन मनाता है? तो ये हुमायूं मनाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने अपने दरबार में नवरोज त्योहार को मनाना प्रारंभ किया? ओके, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब हम बात करेंगे हुमायूं की पत्नियों के बारे में। तो अगर हुमायूं की पत्नियों के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी मुख्य रूप से 3 पत्नियों के नाम निकल करके सामने आते हैं। पहली पत्नी होती है बेगा बेगम, या इन्हीं को हाजी बेगम भी कहते हैं। ये कौन है? ये इनकी वही पत्नी है जिन्होंने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। और उस हुमायूं के मकबरे का नाम क्या दिया था? एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश, इस नाम से जाना गया किसके? हुमायूं के मकबरे को। तो पहली बीबी कौन थी? बेगा बेगम या हाजी बेगम। ये हुमायूं की पहली पत्नी थी। ठीक है, बेगा बेगम या हाजी बेगम हुमायूं की पहली पत्नी थी। इसके बाद में दूसरी आती है कौन? हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम को भी जो है मरियम मकानी के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मरियम मकानी के भी नाम से जानते हैं। और इनकी विशेषता क्या थी कि ये अकबर की माँ थी। अकबर जैसे महान शासक की माँ कौन थी? मरियम मकानी या फिर हमीदा बानो बेगम थी। ठीक है, इसके बाद में तीसरी आती है, तीसरी इनकी पत्नी होती हैं माह चूचक बेगम। कौन होते हैं? माह चूचक बेगम। कहते हैं कि इनकी ये पत्नी, इस पत्नी के साथ में घटना ये हुई
कि इनके एक मंत्री थे अबुल माली, इनके द्वारा इनको मार दिया गया था। किसको? माहचूचक बेगम को। तो इस तरह से इनकी 3 पत्नियां थी। पहली हाजी बेगम, दूसरी जो है हमीदा बानो बेगम और तीसरी कौन सी थी? माहचूचक बेगम। तो ये थी समस्त जानकारी किसके? हुमायूं के बारे में, जिसमें कि हमने सारी जानकारी हुमायूं से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं उसके बारे में हमने आपको A to Z जानकारी दी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि हमने हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करके एंशियंट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, मिडाइवल भी कंप्लीट कर रहे हैं आपके साथ। इसके बाद में इसी तरह से हम मॉडर्न हिस्ट्री भी आपके लिए कंप्लीट सिलेबस के रूप में लेकर के आएंगे। तो अगर आपको कंप्लीट सिलेबस के रूप में अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का, तो आप हमने संपूर्ण चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप सर्च करेंगे नॉलेज मंत्रा बाय आरती मैम, बहुत आसानी से आपको ये पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी और आप अपने हिस्ट्री जैसे सिलेबस को बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा बिना मेहनत किए आप जो है संपूर्ण प्लेलिस्ट पास जाएंगे और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।